हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में जो इंडियन इकोनॉमी में इनिशिएट किया गया, जिसके अंदर 3 बड़े बड़े एंड न्यू पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया गया, जिसमें से पहला था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन दूसरी पॉलिसी, एंड तीसरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी दैट वाज ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों ही पॉलिसीज़ के अडॉप्शन से इंडियन इकोनॉमी पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, हम आज उनके इवैल्यूएशंस को डिस्कस करेंगे। तो इवैल्यूएशन करने वाले हैं हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 को, एंड इवैल्यूएशन में हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट डिस्कस करते हुए इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। सबसे पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स डिस्कस करते हैं, एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट को हम पहले कुछ पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, जहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट of economic reforms since 1991 कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया था 1991 में, उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े हैं उनके बारे में बात करेंगे। जिन्हें हम कुछ पॉइंट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट में, वो यही है कि इतने सारे जो चेंजेस किए गए इंडियन इकोनॉमी में, इकोनॉमी के पॉलिसीज़ में जो इतने बदलाव किए गए, उन सब के रिजल्ट के तौर पर ये देखने को मिला इंक्रीज इन ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी। कंट्री के ग्रोथ रेट में इंक्रीमेंट देखने को मिला ड्यू टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। बिफोर 1991 इंडियन इकोनॉमी में क्या हुआ कि ग्रोथ रेट कंट्री का काफ़ी घट गया था और फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और उस स्थिति को सुधारने के लिए, क्राइसिस को ठीक करने के लिए और ग्रोथ रेट जो हमारा काफ़ी घट चुका था उसको बढ़ाने के लिए, इस पर्पस को ध्यान में रखते हुए इंडियन इकोनॉमी में रिफॉर्म की प्रक्रिया को अपनाना पड़ा था। और इसके तहत जब रिफॉर्म किया गया भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो फ़ायदा ये हुआ कि हमारे देश का जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया। और ग्रोथ रेट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात आप ये समझ लें कि कंट्री का जो ग्रोथ रेट है वो पता करते हैं हम कैसे, तो विद द हेल्प ऑफ जीडीपी। किसी भी कंट्री के ग्रोथ रेट का हम पता लगाते हैं जीडीपी से। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर इंक्रीमेंट होता है तो हम कहते हैं कि इकोनॉमी का, देश का ग्रोथ हो गया। तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट था वो पहले कम था। इंडिया के ग्रोथ रेट की बात करें अगर हम 1980 से 81 में, तो 1980 से 81 में इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट वाज 5.6%। ठीक है, 1980 से 81 के टाइम पीरियड में इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो आपका 5.6% था। अच्छा,
ये 1980 टू 1991 के बारे में है, मतलब 1991 तक इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट आपको देखने को मिला 5.6% ओनली, जो कि आफ्टर अडॉप्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विच इंक्लूड्स LPG, liberalization, privatization and globalization, 2007 to 12 में कंट्री का ग्रोथ रेट इंक्रीज हो गया और ये ग्रोथ रेट इंक्रीज होके हो गया 8.1%. So the growth rate of the country has been increased as a result of LPG policy. So this is a definitely positive impact जो कि इंडियन इकोनॉमी पर पड़ा आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991, क्योंकि ग्रोथ रेट हमारे देश का घट चुका था एंड उसको बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी हो गया था. उसे बढ़ाने के लिए कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की पॉलिसी का अडॉप्शन किया गया और उसका रिजल्ट ये मिला कि हमारे देश का ग्रोथ रेट जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया. ये सबसे पहला फ़ायदा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का इंडियन इकोनॉमी पर पड़ा. अब डिस्कस करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट को, जो कि है स्ट्रक्चरल चेंजेस. सेकेंड पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर पड़ा, दैट इज स्ट्रक्चरल चेंजेस. इंडिया में 1991 के रिफॉर्म के बाद काफ़ी हद तक चेंजेस देखने को मिले एंड वो चेंजेस जो थे वो स्ट्रक्चरल थे. एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब क्या होता है? तो स्ट्रक्चरल चेंज रेफर्स टू, it refers to shift in the economy और shift of contribution की बात कर सकते हैं आप, कि देश के विकास में जो सहयोग होता है तीनों क्षेत्र का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इसमें काफ़ी हद तक चेंजेस आ गया. बिफोर 1991 क्या था इंडिया में? तो बिफोर 1991 इंडियन इकोनॉमी में जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन था देश के विकास में वो प्राइमरी सेक्टर का था, एग्रीकल्चर सेक्टर. उससे कम आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड देन उससे कम आपका सर्विस सेक्टर. इस तरह के चेंजेस आपको इकोनॉमी में देखने को मिलते थे. तो जब रिफॉर्म किया गया तो रिफॉर्म के बाद इंडियन इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन रहा टू द डेवलपमेंट प्रोसेस वो शिफ्ट हो गया और वो प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट हो गया सेकेंडरी. प्राइमरी सेक्टर पहले सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था, बाद में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन घटा और सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम था देश में वो हमारे देश में बढ़ गया. और इस तरह से हमारे देश में एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है वो नज़र आया, जो कि हमारे देश के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा. ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड इट वॉज नोटिस्ड दैट ग्रोथ रेट of about 8% is mainly driven by the growth in service sector. रिफॉर्म के प्रोसेस में देखा गया कि जो सेवा क्षेत्र है, टर्सरी सेक्टर है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है कंट्री के ग्रोथ में वो 8% का है. अकेले दिस सेक्टर मतलब इंडिविजुअली सर्विस सेक्टर हैज़ बीन कंट्रीब्यूटेड इन 8% टू द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द कंट्री. दैट इंडिकेट्स कि इंडिया में स्ट्रक्चरल चेंजेस नज़र आए हैं. प्राइमरी सेक्टर से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नज़र आया है सेकेंडरी सेक्टर, जिसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हैं, एंड टर्सरी सेक्टर दैट इज़ सर्विस सेक्टर. तो ये एक बड़ा चेंज रहा, चूँकि रिफॉर्म के प्रोसेस में काफ़ी हद तक जो सेटअप है इंडस्ट्रीज़ का वो बढ़ाया गया इंडियन इकोनॉमी में, और
इतना ही नहीं, कंट्री में सर्विस सेक्टर को प्रोवाइड करते हुए, इंक्रीज करते हुए आईटी सेक्टर्स हैं, कम्युनिकेशन रिलेटेड सेक्टर्स हैं, इन सब के डेवलपमेंट को काफ़ी हद तक इंक्रीज कर दिया गया। Now move on to the next positive impact, that is increase in रिफॉर्म से और फायदे क्या हुए, तो कंट्री में बढ़ गया हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट and foreign exchange reserve। 1991 की रिफॉर्म के बाद इंडियन इकोनॉमी में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हिंदी में कहते हैं, एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो कि काफ़ी घट गया था, इंडिया का काफ़ी खाली हो चुका था हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो काफ़ी हद तक बढ़ा है। प्रायर टू 1991 depletion of foreign exchange reserve was one of the major reason to introduce LPG policy। देखिए, शुरुआत में 1991 की शुरुआत में इंडिया जो है अपने जितने भी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स में जूझ रही थी, उसमें से एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम देखने को मिला, दैट इज डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और कहीं ना कहीं इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो कमी आती चली गई समय के साथ, इस कमी को दूर करते हुए इंडिया में एलपीजी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया। इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो कमी हो रही थी, इस कमी को ठीक करने के लिए इंडियन इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करना पड़ा रिफॉर्म की पॉलिसी, दैट इज एलपीजी पॉलिसीज। इन तमाम पॉलिसीज, इन तीनों पॉलिसीज के अडॉप्शन का एक बड़ा बेनिफिट ये रहा कि इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, आफ्टर दी 1991 रिफॉर्म पीरियड के बाद इंडिया में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये काफ़ी हद तक बढ़ा, क्योंकि इंडिया को लिबरलाइज कर दिया गया था, प्राइवेटाइज कर दिया गया था एंड ग्लोबलाइज कर दिया गया था। इसके तहत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड साथ ही साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जिसको हम FII भी कहते हैं, ये दोनों काफ़ी हद तक बढ़ा दिए गए। और इन सब के थ्रू इंडिया में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ हुआ था करीब 100 मिलियन $, करीब 100 मिलियन $, जो है इंडियन इकोनॉमी में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया गया था। और इससे रिज़ल्ट ये हुआ कि 1990 से 1991 में ये था आपका कितना, 100 मिलियन $। 1990 से 91 में द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट वाज 100 मिलियन $। दैट वाज इंक्रीज्ड इन 2010 to 11 कितना, तो 400 बिलियन $, तक इसे इंक्रीज कर दिया गया था। दैट इंडिकेट्स कि इंडिया में काफ़ी हद तक इंक्रीमेंट हुआ था फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, जो कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी था, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी था। और इसके अनुसार इंडियन इकोनॉमी का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो कि काफ़ी कम हो चुका था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से उस रिजर्व में जो कमी आ रही थी वो धीरे धीरे घटती चली गई और इंक्रीमेंट देखने को मिला फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। तो एक बड़ा चेंज इंडियन इकोनॉमी में, एक बड़ा और पॉजिटिव चेंज इंडिया में देखने को मिला ड्यू टू
the economic reforms adopted under 1991, that is increase in foreign direct investment and foreign exchange reserve. This is one of the important positive impact जो कि रिफॉर्म्स के कारण इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिला। इतना ही नहीं, इंडिया में और भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े रिफॉर्म की प्रक्रिया का। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। इंडियन इकोनॉमी में रिफॉर्म की पॉलिसी के बाद का एक इम्पॉर्टेंट चेंज जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसने हैज़ बीन ग्रेट स्टिमुलेंट टू ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which made possible to create a marketable surplus along with meeting the requirements of domestic demand of goods and services in the country. India is now seen as a successful exporter of auto parts, engineering goods, IT software and textile etc. देखिए, रिफॉर्म की जो पॉलिसी अडॉप्ट करी गई तो इस रिफॉर्म से इंडिया को एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को काफ़ी हद तक एक्सपैंड कर पाने में सक्षम रहे। हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुआ और हम इतने ज़्यादा अमाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाए कि हमारे देश में मार्केटेबल सरप्लस जो है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ा। साथ ही साथ मार्केटेबल सरप्लस बढ़ा का मतलब है कि हमने अपने देश में जो डोमेस्टिक डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए उस डिमांड को काफ़ी हद तक फुलफ़िल किया, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज हम खुद बनाने लग गए तो डोमेस्टिक डिमांड जो है वो फुलफ़िल होना शुरू हो गया। इसी के साथ साथ मार्केटेबल सरप्लस जो है वो देश का बढ़ा और इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया कि हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट भी करने लगे, यानी कि डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के साथ साथ हमने अपने देश में बन रहे गुड्स एंड सर्विसेज की मदद से जो फॉरेन डिमांड्स है उसको भी काफ़ी हद तक पूरा किया, जिससे कि कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़ा एंड एक्सपोर्ट के बढ़ने से भी देश में जो मार्केटेबल सरप्लस है बाज़ार में वस्तुओं को बेचकर मिलने वाला पैसा ये काफ़ी हद तक बढ़ा। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट ये रहा कि आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991 कंट्री का जो प्रोडक्शन लेवल था गुड्स एंड सर्विसेज का वो काफ़ी हद तक सुधरा एंड सुधरने के साथ साथ बढ़ा और इतना बढ़ गया कि हम अपने देश में गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरतों को तो पूरा कर ही रहे थे, साथ ही साथ हम विदेशी मांग जो हमारे देश की वस्तुओं की थी उसे भी हम पूरा कर पाए, जिससे कि हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़ा। The next point is control on inflation. इंडियन इकोनॉमी में रिफॉर्म को लाने का एक बड़ा कारण ये भी रहा कि 1991 की शुरुआत में प्रायर टू 1991 इंडियन इकोनॉमी के कंडीशंस काफ़ी अनफेवरेबल हो चुके थे और 1991 की शुरुआत में इंडियन इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई की दर, और ये महंगाई की जो दर थी दैट वाज 16.7%, मतलब इन्फ्लेशन का रेट काफ़ी हद तक हाई था 1991 की शुरुआत में।
सो इंडियन गवर्नमेंट के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि कंट्री में जो इन्फ्लेशन का रेट बढ़ा हुआ है उसे घटाना है, और कंट्री में जो प्राइस लेवल बहुत हाई हो चुका है और उसका देश पर जो बुरा असर पड़ रहा है उसे काफ़ी हद तक कम किया जा सके। इन्फ्लेशन के ज़्यादा होने का मतलब था कि गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अधिक थी, और इन सब के पीछे का कारण है, हम लोगों ने कॉजेज़ में पढ़ा है कि कई तरह के कारण थे कि क्यों इतना प्राइस हाई हो चुका था। गल्फ क्राइसिस आ चुका था जिसकी वजह से कंट्रीज़ की हालत बिगड़ गई थी और महंगाई की दर जो है वो बढ़ती जा रही थी। अब इतना तेज़ हो चुका था इन्फ्लेशन जिसको कम करना इमीडिएट नीड बन चुकी थी देश की। देन आफ्टर 1991 या आप कहें आफ्टर अडॉप्शन ऑफ एलपीजी, इस इन्फ्लेशन के रेट को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया, और जो कि 1990 से 1991 में इन्फ्लेशन का रेट देखा गया 16.7%, वो आपका घट करके उसे काफ़ी हद तक घटाया गया, और वो आपका 2015 से 16 में घट करके देखने को मिला 5.7%। मतलब 16.7% से ये घट करके 5.7% हो गया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2015 टू 16। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिला हमें एलपीजी पॉलिसी के अडॉप्शन का, कि हमारे देश में महंगाई का जो स्तर बढ़ता जा रहा था, ग्रेजुअली बढ़ रहा था, वो हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया, रिड्यूस किया, एंड सेवरल पॉलिसीज़ वर अडॉप्टेड लाइक एलपीजी, एंड उसके अंदर कई तरह के चेंजेस करने के बाद रिजल्ट ये रहा कि हमारे देश का जो इन्फ्लेशन का रेट है वो घट गया, 16.7 से घट करके 5.7% हो गया। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट जो कि ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी से इंडियन इकोनॉमी पर देखने को, नॉट ओनली द ग्लोबलाइजेशन बट रिफॉर्म की पॉलिसी से इंडियन इकोनॉमी पर देखने को मिला। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल ऑन फिस्कल डेफिसिट। जैसा कि हम सब ने पढ़ा था नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, तो जो नीड था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का वो ये था कि इंडियन इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। इतना ही नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा एडवर्स था, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा काफ़ी हद तक खाली हो चुका था। इतना भी नहीं, और भी प्रॉब्लम्स ये थे कि कंट्री में 1991 के टाइम पीरियड में देखने को मिला कि जो विदेश फिस्कल डेफिसिट है, वित्तीय घाटा सरकार का, वो काफ़ी हद तक हाई है, और फिस्कल डेफिसिट इंडियन इकोनॉमी का 1991 में इतना ज़्यादा हो चुका था, माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। एंड ड्यू टू दिस प्रॉब्लम फिस्कल डेफिसिट, जिसके बारे में हम सब ने पढ़ा है, फिस्कल डेफिसिट काफ़ी हद तक अधिक हो चुका था 1991 की शुरुआत में। और ये फिस्कल डेफिसिट, इसे हम कैसे मेज़र करते हैं, तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब हो गया कि जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम है उनके एक्सपेंडिचर से, उनके खर्चे ज़्यादा हैं और उनका रेवेन्यू जो है वो कम आ रहा हो, तो इसे हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। और ये घाटे की स्थिति सरकार के पास थी और ये डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही थी, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी जो है वो डेब्ट ट्रैप के सिचुएशन में फंसती जा रही थी। इस सिचुएशन से इंडिया को निकालना काफ़ी ज़रूरी हो चुका था, और इस स्थिति से इंडियन इकोनॉमी को निकालते हुए 1991 में रिफॉर्म की शुरुआत करी गई। फिस्कल डेफिसिट जो है आपकी कंट्री में 1991 के टाइम पीरियड में 8.5% का था। घाटा जो सरकार को हो रहा था वो 8.5% का था।
आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ एलपीजी पॉलिसी, जो एलपीजी पॉलिसी का अडॉप्शन किया गया, इस पॉलिसी के अडॉप्शन से भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर ये हुआ कि जो सरकारी घाटा था, सरकार के खर्च जो इतने ज़्यादा बढ़ रहे थे, वो धीरे धीरे घटना शुरू हुआ और घटते घटते 2015 to 16 में ये घटकर हो गया 4%। और ये एक बड़ी राहत भारतीय अर्थव्यवस्था को देखने को मिली ड्यू टू द एलपीजी पॉलिसी। और ये एक मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का इंडियन इकोनॉमी पर पड़ा, क्योंकि सरकार के घाटे के बढ़ने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था कर्ज के जाल में फंस रही थी, जहां से उसको वापस लाना ज़रूरी था। और जब रिफॉर्म किया गया तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि इंडियन इकोनॉमी का जो कर्ज था, सरकार का जो कर्ज था, वो घटना शुरू हो गया और उनके घाटे में कमी हुई। ऑलमोस्ट हाफ आप देखोगे कि ऑलमोस्ट जो घाटा है सरकार का वो हाफ हो गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का इंडियन इकोनॉमी पर पड़ा, दैट इज कंट्रोल कर लिया हम लोगों ने अपने वित्तीय घाटे की स्थिति पर। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इज रिडक्शन इन डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। जितने भी प्रॉब्लम्स थे 1991 की शुरुआत में, उन सारे प्रॉब्लम्स को वन बाय वन करके काफ़ी हद तक कम कर लिया गया। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट इज रिडक्शन इन डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। 1991 की शुरुआत में इंडियन इकोनॉमी जो कि एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति में घिरा हुआ था। क्या हुआ था? तो प्रायर टू 1991 की शुरुआत में इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एडवर्स हो चुका था। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब हो गया कि कंट्री का जो आउटफ्लो था वो ज़्यादा था और कंट्री का जो इनफ्लो है वो कम था। ऐसा इसलिए क्योंकि इंपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें पे ज़्यादा करना पड़ रहा था, और हमारे देश का एक्सपोर्ट घट रहा था, जिसकी वजह से हमारे देश में पैसे आ रहे थे कम। अब ये रीज़न था कि हमारा देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स हो चुका था। अब इस स्थिति से भारतीय अर्थव्यवस्था को निकालना ज़रूरी था और फिर हमारे देश में क्या किया गया? तो अडॉप्शन किया गया एलपीजी पॉलिसी को। एलपीजी पॉलिसी के अडॉप्शन से एक बड़ा चेंज हमारी इंडियन इकोनॉमी पर देखने को मिला एंड उससे क्या हुआ कि कंट्री में इस तरह की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर लिया गया जिससे कि हमारे देश में प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा। सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ा, हमारे देश में कंपटीशन बढ़ा। कंपटीशन के बढ़ने से हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज की जो क्वालिटी थी, जो कि काफ़ी कम थी, वो सुधरी। क्वालिटी के सुधरने से हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के जो डिमांड्स थे वो डोमेस्टिक इकोनॉमी में बढ़ने लग गए। डोमेस्टिक इकोनॉमी में डिमांड के बढ़ने से इंपोर्ट, जो हम गुड्स को विदेशों से मंगा रहे थे, वो हमारा काफ़ी हद तक घटा और हमने हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी इतनी सुधार ली कि हमारे देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे थे वो विदेशी बाज़ार में भी डिमांड में आने लग गए, जिससे कि कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ा एंड इंपोर्ट घटा। एक बार फिर से एक्सपोर्ट के बढ़ने से हमारे देश में जो इनफ्लो था वो बढ़ गया और इंपोर्ट के घटने से आउटफ्लो भी हमारे देश में घट गया और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो एडवर्स की स्थिति में चल रहा था, जो घाटे में चल रहा था, वो घाटे की स्थिति से निकलकर सरप्लस की स्थिति में पहुंच गया, क्योंकि हमारे देश में पैसे आने बढ़ गए और जो हमारे देश से पैसे जा रहे थे वो धीरे धीरे क्या हो गए? तो घटने चालू हो गए। और इससे
जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमारा, जो काफ़ी हद तक उल्टा हो चुका था, एडवर्स हो चुका था, वो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति हमारे देश में सुधरी। अगर हम इसको डेटा के सेंस में बात करें तो 1990 से 1991, 1990 से 91 के बीच में इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का घाटा है वो था हमारा 9680 यूएस डॉलर में हम इसको ले रहे हैं मिलियन, मतलब 9860 मिलियन डॉलर का घाटा था बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जो कि 2015 से 16 में घट गया। चूंकि ये घाटा था, इसका घटना ज़रूरी था, 9680 मिलियन का घाटा हो रहा था डॉलर का, जो कि घट करके आपका 300 मिलियन डॉलर रह गया। मतलब घाटा जो है वो काफ़ी हद तक हमारा घटा। आप देखो हज़ारों में घाटे हो रहे थे हमें, जो कि बाद में सिर्फ आपका हंड्रेड्स में रह गया। तो ये एक बड़ा चेंज हमें देखने को मिला आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। और ये क्यों हुआ? तो इसके पीछे का कारण है ये कि हमारे देश का इंपोर्ट घटा एंड एक्सपोर्ट बढ़ा, जिसकी वजह से जो घाटा हमें 1991 में सहना पड़ रहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट के तौर पर, वो हमारा घट के 9680 मिलियन डॉलर से हो गया 300 मिलियन डॉलर्स। और इस तरह से कुछ इतने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स इंडियन इकोनॉमी पर देखने को मिले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में। मतलब 1991 में जो एलपीजी पॉलिसी का अडॉप्शन किया गया, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफ़ी अच्छे असर पड़े। और उस समय की स्थिति में इंडियन इकोनॉमी पे जितने भी प्रॉब्लम्स थे, फाइनेंशियल क्राइसिस थे, उसको धीरे धीरे करते हुए इकोनॉमी में ओवरकम कर लिया गया। जिसमें से फटाफट से बात करें तो ग्रोथ रेट हमारे देश का बढ़ गया, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए, एफडीआई बढ़ा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा, एक्सपोर्ट बढ़ गया, इन्फ्लेशन हमारे देश का घटा, फिस्कल डेफिसिट घट गया एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो घाटा था वो भी काफ़ी हद तक घट गया। ये इसी के साथ, इतने पॉइंट्स के साथ हमारा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है एलपीजी पॉलिसी का इंडियन इकोनॉमी पर, ये जो टॉपिक हमने शुरू किया था, ये यहाँ पे फिनिश होता है। और अब रह जाएगा हमारा एक और लास्ट टॉपिक, दैट इज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी ऑन इंडियन इकोनॉमी, जिसको हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।